जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन है उन पेंशनर के लिए, उन फैमिली पेंशनर के लिए जिनको सही से चैनल नहीं पता कि कहां पर हमें शिकायत डालनी है, कहां पर लेटर लिखना है। एमएससीपी एसीपी लेने के लिए, नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए, 80 स्टार्टिंग का बेनिफिट लेने के लिए। दोस्तों, आज मैं आपको प्रॉपर चैनल बताऊंगा कि कहां पर आपको कंप्लेन करनी है। अगर आप 2006 के बाद आए हैं, अगर आपको एमएससीपी एसीपी लेनी है तो आपको कांटेक्ट करना होगा अपने रिकॉर्ड ऑफिस को। कई पेंशनर पीआर को डायरेक्ट चिट्ठी लिख देते हैं एमएससीपी एसीपी के लिए। नहीं दोस्तों, डायरेक्ट आप चिट्ठी नहीं लिखेंगे पीओआर को। आपको अगर एमएससीपी एसीपी चाहिए तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे अपने रिकॉर्ड ऑफिस से। रिकॉर्ड ऑफिस आपका पार्ट 2 ऑर्डर बना के, जो भी एलपीसी है वो बनाकर फॉरवर्ड करेगा पीओआर को। बाद में आपका नया पीपीओ बन पाएगा। तो आपको अपने रिकॉर्ड ऑफिस से कांटेक्ट करना है एमएससीपी लेने के लिए, अगर आप 2006 के बाद आए हैं, जिनको नहीं मिली। फिर जिनको 80 स्टार्टिंग पे एडिशनल पेंशन लेनी है, 20% एडिशनल पेंशन का बेनिफिट चाहिए 80 स्टार्टिंग पे, तो आपको कांटेक्ट करना होगा कोर्ट में जाना होगा अगर आप 80 स्टार्टिंग पर ही एडिशनल पेंशन लेना चाहते हैं। क्योंकि स्पर्श, बैंक, ट्रेजरी, डीपीडीओ आपको एडिशनल पेंशन का लाभ 80 खत्म होने के बाद देगा। लेकिन अगर आप 80 स्टार्टिंग पर ही चाह रहे हैं तो फिर आपको कोर्ट का दरवाजा खड़खड़ाना पड़ेगा। फिर है नोशनल इंक्रीमेंट, जुलाई और जनवरी का लेने के लिए। अगर आपको नोशनल इंक्रीमेंट चाहिए जुलाई का या फिर जनवरी का लेने के लिए, तो फिर आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। क्योंकि भारत सरकार हर एक पेंशनर को नहीं दे रही है नोशनल इंक्रीमेंट। यानी जो पेंशनर, फैमिली पेंशनर इंडिविजुअली केस कर रहा है, खुद वो केस कर रहा है, तो उसे ही बेनिफिट मिल रहा है। और दोस्तों, भारत सरकार भी पूरे ऑर्डर नहीं मान रही है। तो अगर आपको नोशनल इंक्रीमेंट चाहिए जुलाई का, जनवरी का, तो फिर आप कोर्ट से कांटेक्ट करें। कोर्ट केस करना पड़ेगा आपको। अगर सबको लेना है तो फिर आपको वेट करना है, क्योंकि भारत सरकार ने अभी सबके लिए लेटर नहीं निकाला। तो नोशनल इंक्रीमेंट के लिए आप कहां जाएंगे? कोर्ट। अगर आपको सर्कुलर 631, 568, 570, 555, 666 का एरियर लेना है तो आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा अपनी पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी से, चाहे वो स्पर्श हो, चाहे वो बैंक हो, ट्रेजरी हो, डीपीडी हो। अगर आपको इन सर्कुलर का एरियर लेना है, क्योंकि दोस्तों जो भी ये सर्कुलर है ये एड्रेस हैं डायरेक्ट पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी को। इसमें रिकॉर्ड का, कोर्ट का, पीओआर का कोई काम नहीं। तो आप कांटेक्ट करेंगे स्पर्श, बैंक, सीपीपीसी या फिर ट्रेजरी, डीपीडीओ से, जिनको इन सर्कुलर का एरियर नहीं मिला। फिर है दूसरी इंफॉर्मेशन, फैमिली पेंशन हो गई, स्पेशल फैमिली पेंशन हो गई, लिबरलाइज फैमिली पेंशन हो गई। इन पर भी एमएससीपी एसीपी लागू है। जी हाँ दोस्तों, जो स्पेशल फैमिली पेंशन ले रहे हैं या फिर नॉर्मल फैमिली पेंशन ले रहे हैं, लिबरलाइज फैमिली पेंशन ले रहे हैं, इन पर भी एमएससीपी एसीपी लागू है। बस शर्त एक होनी चाहिए, जो हस्बैंड है वो 2006 के बाद आने चाहिए या फिर 2006 के बाद एक्सपायर होने चाहिए। एक ये कंडीशन है, तभी इनको एमएससीपी एसीपी लागू है। इन फैमिली पेंशन को भी, स्पेशल फैमिली पेंशन को भी और लिबरलाइज फैमिली पेंशन को भी। यानी जो हस्बैंड को एमएससीपी नहीं मिली, जो 2006 के बाद आए हैं, वो फिर फैमिली पेंशन को भी मिलेगी। जो वाइफ है फिर उसे भी मिलेगी। तो दोस्तों, इसके लिए भी कार्रवाई करनी पड़ेगी रिकॉर्ड से, और वो कार्रवाई करेगी वाइफ या फिर स्पाउस। फिर तीसरी इंफॉर्मेशन, सर्विस पीरियड का भी मिलेगा एमएससीपी एसीपी। जी हाँ दोस्तों, काफी पेंशनर्स पूछते हैं क्या सर्विस पीरियड का भी एमएससीपी एसीपी मिलता है? जी हाँ दोस्तों, सर्विस पीरियड का भी एमएससीपी मिलता है। लेकिन इसकी जो कार्यवाही है वो थोड़ी मुश्किल है। आपको रिटायरमेंट के बाद का तो पैसा मिल जाएगा एमएससीपी का, लेकिन यानी जो सर्विस के बीच का जो पैसा है तो वो लेना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वो भी मिलता है आपको एमएससीपी के रूप में। जैसे कोई नायक है, वो रिटायर हो गए 31/12/2009 को, इनकी क्वालिफाइंग सर्विस है 20 साल, यानी 20 साल में ये घर आ गए। तो दोस्तों, इनको एमएससीपी मिलेगी हवलदार की 16 साल से ऊपर। तो एक बेनिफिट इन्हें मिलेगा 31/12/2009 के बाद का, यानी जब ये रिटायर हुए 31/12/2009 के बाद। तो एक तो एमएससीपी का इनको ये पैसा मिलेगा एरियर अब तक का, एक पैसा मिलेगा सर्विस पीरियड का, यानी 31/12/2009 से पहले का, यानी जब इनको हवलदार ग्रांट हुई। जब ये हवलदार बने तो इनको पहले का भी
बेनिफिट मिलेगा, पहले का भी एरियर मिलेगा, यानी सर्विस पीरियड का। यानी 20 साल से पहले जब इनको हवलदारी मिली तो नायक और हवलदारी के बीच का जो डिफरेंस है वो इनको मिलेगा एरियर सर्विस पीरियड का। तो एक तो रिटायरमेंट के बाद का बेनिफिट और फिर पहले सर्विस पीरियड का बेनिफिट, दोनों एरियर मिलेंगे। फिर है दोस्तों चौथा इंफॉर्मेशन, सुनिश्चित सभ्य अंतिम संस्कार योजना, जिसे हम बोलते हैं ADLR का पैसा किसे मिलेगा? ये हर एक पेंशनर्स पे लागू है, लेकिन मिलेगा किसे? ये मिलेगा वाइफ को, स्पाउस को, जब भूतपूर्व सैनिक की डेथ हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे स्टेशन हेडक्वार्टर कार्रवाई करेगा और वाइफ को, स्पाउस को देगा 10,000 रुपए। तो इसके लिए कार्रवाई क्या है? इसमें जो फैमिली मेंबर्स हैं या वाइफ है उनको डायल करना होगा 1904 या फिर स्टेशन हेडक्वार्टर द्वारा सहायता ली जाएगी। स्टेशन हेडक्वार्टर के जो आदमी है, कर्मचारी है, वो यहाँ से आपसे कांटेक्ट करेंगे और कुछ इंफॉर्मेशन मांगेंगे, जैसे सर्विस डिटेल की। और किसकी सर्विस डिटेल? भूतपूर्व सैनिक की जिसकी डेथ हुई है। फिर दोस्तों क्या मांगेंगे वो? क्रिमिनेशन, लोकेशन और टाइम, यानी जहां उसका दाह संस्कार हुआ वो टाइम क्या था और लोकेशन क्या थी। फिर पर्टिकुलर मांगेंगे, यानी जो भूतपूर्व सैनिक की डेथ हुई उसकी इंफॉर्मेशन, पर्सनल चीजें पूछेंगे। तब ये पेमेंट होगा वाइफ को, स्पाउस को। तो हर एक पेंशनर्स पे लागू है, लेकिन पेंशनर्स की डेथ के बाद। तो दोस्तों एक तरीके का ये अनुदान है, अंतिम संस्कार अनुदान। तो दोस्तों एक ही अच्छी स्कीम है, ये शुरू से चलती आ रही है, लेकिन बहुत से पेंशनर्स हैं, भूतपूर्व सैनिक है, जिनको इसके बारे में नहीं पता। तो अगर डेथ होती है भूतपूर्व सैनिक की, उसके बाद वाइफ को, स्पाउस को मिलता है 10,000 रुपए। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी। आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।